भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या सवाल पूछना गलत है? पत्रकार सवाल पूछे तो उसको मां की गाली दो। पत्रकार सवाल पूछे तो उस पर देशद्रोह की धाराएं लगा दो। युवा सवाल पूछे तो उसे बरगलाओ, उसे धमकाओ। अपने सुरक्षा कर्मी उसके आसपास खड़े कर दो और यह कहो कि तुम खुद क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, ये सब हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी फिल्म का सीन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने दो मिसाल पेश कर रहा हूं। आपके पूरे स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें, एक तरफ आप शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजुमदार को देख रहे हैं। वो सुकांतो मजुमदार जिनसे एक युवा ने यह सवाल पूछ लिया कि युवा आखिर सड़क पर क्यों है, और उनका पूरा अंदाजे बयान मानो धमकाने वाला था। और दूसरी तरफ बिहार के दरभंगा में जब एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी जीवेश मिश्र से सवाल पूछा कि सड़कें खराब क्यों हैं, तो उन्हें पीटा गया, कपड़े फाड़े गए और मां की गाली दी गई। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते हैं कि असम पुलिस ने मेरे खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196 और 197 के अंतर्गत केस कर रखा है, जिसमें सेडिशन यानी देशद्रोह का प्रावधान है। वो मामला मैं अदालत में लड़ रहा हूं, यानी कि सवाल पूछना गलत है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, मगर सबसे पहले सुकांतो मजुमदार कहने को हमारे शिक्षा राज्य मंत्री ये जाते हैं और एक यूनिवर्सिटी में युवा इनसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको युवाओं के सवाल से प्रॉब्लम है तो आपको भाषण देना था और निकल जाना चाहिए था, मगर आप युवाओं के सवाल लेते हैं और सवाल लेने का अंदाज भी ऐसा कि आप उन युवाओं के पास जाते हैं, माइक आमने सामने होता है और सवाल जवाब होता है। मगर ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। सुकांतो मजुमदार से जैसे ये सवाल पूछा जाता है, तब उस युवा के पीछे उनके तमाम सुरक्षा कर्मी खड़े हो जाते हैं, मानो धमकाया जा रहा होता है। सबसे बड़ी बात, युवा बार बार सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि युवा जो है वो सड़क पर है, और इसका जवाब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री क्या देते हैं, इससे देखकर सुनकर आप सिर पीट लेंगे। कहते हैं कि आप खुद क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री। ये कुछ सुना सुना लगता है ना दोस्तों। आपको याद है अनिल कपूर की एक फिल्म थी जिसमें खलनायक थे अमरीश पुरी और नायक थे अनिल कपूर, और अनिल कपूर से अमरीश पुरी कहते हैं कि तुम एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाओ। अनिल कपूर इस चैलेंज को लेते हैं और एक दिन में वो राज्य की काया पलट देते हैं। इसी तरह का चैलेंज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं उस युवा को दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री को इतनी सी भी समझ नहीं है कि ये सब करके दुनिया के सामने वो खुद को खलनायक के तौर पर पेश कर रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस क्लिप पर कोई डिबेट हुआ जहां पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उस युवा को मानो धमका रहे हैं, उसे ताना मार रहे हैं, उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? अरे भाई, जब आपको सवालों के जवाब नहीं देने हैं तो आप वहां मौजूद क्यों थे? यह पूरा क्लिप देखिए दोस्तों, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सवाल जवाब, जवाबदेही, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ हो रहा है। देखा जाए। नमस्ते सर, मेरा नाम आयुष है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर देश के नागरिकों को... क्या नाम है? मनीष? आयुष शाह। आयुष। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पर देश में अपने नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, वहाँ पर आप आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता लाने के लिए क्या करना है बोलो। लाने के मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पर देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लड़ना पड़ता है, मौलिक अधिकार आपका हनन हुआ हैं? जहाँ पे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार हनन हुआ? मेरा नहीं हुआ। जहाँ पे देश के नागरिकों को... देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि हमें इस बात में आना चाहिए कि आप एक मिनिस्टर के सामने जाके बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इससे बड़ा मौलिक अधिकार कौन से देश में हो सकता है? इससे बड़ा मौलिक अधिकार हो सकता है क्या? जहाँ पे देश के चाइना में बोल सकते हैं आप? देश के लोगों को हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, जो हक नहीं दे रहे। जहाँ पे बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है। नहीं, डू यू हैव द सॉल्यूशन? डू यू हैव द सॉल्यूशन? डोंट बी leftist only create problem and only show the problem. This is the problem. What is your solution? What should we do? You tell me. I will give you my chair. Come. You give the solution. Come. आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर। What is your solution? Solution क्या है बताओ? क्या करना पड़ेगा बोलो? तुमको प्रधानमंत्री बना देने से कर दोगे? बोलो तो हम बना देंगे। बोलो एक दिन के लिए कर देते। What is your solution? Don't show the problem. और आपने देखा होगा दोस्तों, जब वो युवा सवाल पूछ रहे थे तब पीछे तमाम सुरक्षा कर्मी खड़े हो जाते हैं।
मानो उसे बरगला रहे हों, धमका रहे हों। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि वो युवा घबराया नहीं, मगर इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए शिक्षा राज्य मंत्री ने खुद की जग हंसाई करवाई और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया। क्योंकि हो क्या रहा 11 सालों से, भारतीय जनता पार्टी से अब सवाल पूछ नहीं सकते। गोदी मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। आज यही युवा हर तरफ इन्हें आईना दिखा रहा है। मैं आपको न्यूज 18 का एक क्लिप दिखाता हूं। यहां पर गुल्लू युवाओं के बीच जाता है और मानो उन युवाओं को धमका रहा है कि आप में से कौन कौन लोग भारत को नेपाल में तब्दील करना चाहते हैं। तब एक युवा हाथ उठाता है और उस युवा को धमकाता है गुल्लू, पत्रकार। मगर वो युवा डरता नहीं है और आप देखिएगा किस तरह से उसने इस कॉम्प्रोमाइज्ड पत्रकार को जवाब दिया। उस पत्रकार से मुंह छुपाते नहीं बन रहा है। देखा जाए, और इस क्लिप को दिखाने का मकसद यह है दोस्तों कि इस देश में जवाबदेही इसलिए बंद हो गई है। इस देश में पत्रकारों पर देशद्रोह का केस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह जॉइंट साझेदारी है भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष और मीडिया के बीच में। देखिए किस तरह से गुल्लू को एक युवा आईना दिखाता है। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्डर्स तो आप पढ़े। ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना सुना कर तालियां बटा, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है। इंतजार कीजिए दोस्तों, विपक्ष को और सत्ता से सवाल पूछने वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बिहार ले चलता हूं। एक निहायत ही हिंसक वीडियो। मुद्दा यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीवेश मिश्र का है। पत्रकार एक सामान्य से सवाल पूछता है कि सड़कें इतनी खाली हैं और आप चुनावों के दौरान आए हैं। उसके बाद उस पत्रकार को मारा जाता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, मां की गाली दी जाती है। साहब, मां की गाली। देखिए उस साहसी पत्रकार की यह दास्तान। वो डरा नहीं है और यह अपने आप में बहुत कुछ कहने को है दोस्तों, क्योंकि हम बात बिहार की कर रहे हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। फिर भी वहां का आम पत्रकार जो है सत्ता को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। और गोदी मीडिया पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, डिजिटल चैनल्स चला रहे हैं। देखिए यह पत्रकार ने सवाल क्या किया और इसका उसे क्या नुकसान, क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसे मां की गाली दी गई। सुना जाए। आपसे कुछ सवाल ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वहीं अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आप आपसे कुछ सवाल
आपसे कुछ और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैंने आपके सामने 2 वीडियो दिखाए हैं दोस्तों। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों वीडियोस पर कहीं प्राइम टाइम में डिबेट हो रहा है? भाई ये सवाल किए जाने चाहिए। एक विधायक, कोई राह चलता गुंडा नहीं, एक विधायक मां की गाली दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पिटाई कर रहा है। और यह कहां हो रहा है? बिहार, जहां पर एनडीए की सरकार है। क्या गोदी मीडिया ने इस पर डिबेट किया? अगर यह बंगाल में होता या किसी कांग्रेस शासित राज्य में होता, मसलन कर्नाटक में होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जोरदार डिबेट होता, प्राइम टाइम में डिबेट होता। मगर नहीं साहब, इस तरह का डिबेट यहां पर नहीं होगा। आप देखिए विधायक की दबंगई, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि यह सब कैमरे में कैद हो रहा है। वो मां की गाली दे रहा है, वो पिटाई कर रहा है। क्या ऐसे विधायक पर एफआईआर होगा? बताइए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की हरकत विपक्ष का कोई नेता करे और बच के निकल जाए? सबसे बड़ी बात, मैंने अक्सर देखा है कि विपक्षी राज्यों में जब कोई नेता दबंगई दिखाता है तो खुद उसकी सरकार कार्रवाई करती है। क्यों? क्योंकि मीडिया जो है उनको लेकर सक्रिय रहता है, मीडिया विपक्षी राज्यों को लेकर जागरूक रहता है। मगर आप जानते हैं क्या हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है दोस्तों? यह साहसी पत्रकार फिर मिलता है तेजस्वी यादव से और वो अपनी आप बीती, अपनी दास्तान सुनाता है। देखिए क्या क्या हुआ। क्या हुआ सर? वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा? हाँ, और उन्होंने कहा पकड़। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और नहीं, सुबह आए। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया दोस्तों कि मेरे खिलाफ असम पुलिस ने 3 धाराओं में मुकदमे किए हैं, 152, 196 और 197। और ये धाराएं बहुत खतरनाक हैं, सजा मिलने पर उम्र कैद तक होती है। मैं उसको लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं। कंटेंट क्रिएटर अर्पित शर्मा के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी ही खतरनाक धाराओं में केस कर दिए हैं। मैंने उनका वो रील देखा, उसमें वो कहीं पर भी कोई भड़काऊ बात नहीं कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भारत का युवा भी सड़कों पर आए और वही हाल करे जो नेपाल में हो रहा है। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी दी, मगर उनके खिलाफ भी खतरनाक धाराओं में केस कर दिए गए। यह हालत हो गई है। याद कीजिएगा, अब से कुछ ही दिनों पहले नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी गायिका, और मेडुसा, अनदर कंटेंट क्रिएटर, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिए गए थे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ भी बिहार में एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है बिहार में, उसे एक्सपोज कर रहे थे। और इत्तेफाकन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। अब अगली सुनवाई वहां 7 अक्टूबर को है। यानी कि जो बात अजीत अंजुम अपनी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी यह कहने को मजबूर हो रहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई
तो हम उसे रद्द कर देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा है साहब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को। पहले आपने स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के नाम हमने हटाए हम उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अब आपको 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करनी पड़ रही है, उसमें काफी धांधली है। फिर आपने ये कहा कि जो 11 दस्तावेज हैं वो काफी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसमें आधार भी जोड़ो, आपको करना पड़ा। बार बार चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है, मगर एफआईआर किन पर हो रही है? पत्रकारों पर हो रही है, सत्ता से सवाल पूछने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर हो रही है। और इसको लेकर हमें अचरज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बिहार में उस साहसी पत्रकार के साथ जो किया गया वो देखा। हमने देखा कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने किस तरह का बर्ताव किया एक युवा के साथ जो सामान्य सवाल पूछ रहा था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो युवा डरा नहीं। आज की तारीख में इस गोदी मीडिया ने सवाल पूछने वालों को क्रिमिनलाइज कर दिया है। विपक्ष पर ताना मारा जाता है, विपक्ष का मजाक बनाया जाता है। जाते जाते दोस्तों मैं आपको न्यूज 18 का एक और क्लिप दिखाता हूं। यहां पर टॉनिक परी जो है तेजस्वी यादव को तेजस्वी बाबू कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये लोग मोदी बाबू नहीं कहेंगे, अमित शाह बाबू नहीं कहेंगे। और इस मुद्दे को लेकर कांचना यादव जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की, इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करती हैं। और फिर माहौल क्या हुआ आप खुद ही देखिए। मैं मोदी बाबू ही कहूंगी। मैं नीतीश बाबू को हो सके, नीतीश बाबू को अच्छा लगता हो, लेकिन बाबू में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बट रेस्पेक्टेड जो है, नहीं रेस्पेक्टेड जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति, अलग बात है। अरे हो सके किसी को टैग लेना, प्रथम राष्ट्रपति को राजेंद्र बाबू कहते हैं। कहना अलग होता है, बाबू जगजीवन अलग होता है, मौखिक करना अलग होता है। कई बार आपके डिबेट में आप बाबू करके मॉक करते हैं। नहीं बाबू करके मॉक करना नहीं, मॉक मत किया करिए। नहीं कंचना जी, नहीं कंचना जी, लेकिन मॉकिंग मत करिए ना, कतई नहीं। मॉकिंग हमारे लीडर का नहीं चलेगा। तो ये सब हो रहा है दोस्तों टेलीविजन पत्रकारिता के नाम पर, ये सब हो रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय मीडिया की भद्द पिटते देखी। किसी ने पाकिस्तानी मीडिया का मजाक नहीं बनाया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी मीडिया का मजाक बनाया जा रहा था। हमने नेपाल में जो पूरी अराजकता चली, सड़क पर देखा किस तरह से रिपब्लिक के पत्रकारों को थप्पड़ मारा गया, एनडीटीवी के पत्रकारों को ढकेला गया, न्यूज 18 के पत्रकारों पर चिल्लाया वहां के लोगों ने, टीवी 9 के पत्रकारों को भी धकेलाया गया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि वाहियात चीजें करते हैं स्टूडियो में बैठे संपादक और एंकर्स, और इसका खमियाजा भुगतते हैं जमीन पर काम करने वाले मेहनती रिपोर्टर्स। उनकी जान पर बनाई है। ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग प्रोपेगेंडा का हिस्सा हों, इस वजह से नेपाल की जनता उनसे नाराज थी। मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जब नेपाल में एक आंदोलन चल रहा है जो बाय द वे हिंसक हो गया है, उसकी लगातार मैंने आलोचना की है, मगर हमारी मीडिया में क्या चल रहा था कि इस आंदोलन के पीछे पुतिन है, ट्रंप है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, डीप स्टेट है, साजिशों का दौर चल रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही थी। जबकि वहां का युवा जो है भ्रष्टाचार को लेकर सवाल कर रहा था, वहां का जेनजी सवाल कर रहा था, वो सवाल जो यहां पूछना गुनाह है। जो हमने देखा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने उस युवा के साथ क्या बर्ताव किया, उसको किस तरह का ताना मारा। लिहाजा हमारा मीडिया सवाल तो समझता ही नहीं है ना, खासतौर से सत्ता से सवाल नहीं समझता है। सत्ता से कोई सवाल करे तो वो डीप स्टेट हो जाता है, वो जॉर्ज सोरोस का एजेंट हो जाता है, वो चाइनीज एजेंट हो जाता है। बाय द वे अब कोई चाइनीज एजेंट भी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि अब तो चाइना और भारत मित्र हो गए हैं, हिंदी चीनी भाई भाई हो गए हैं। अब तो दुश्मन ट्रंप बन गया है। क्यों? क्योंकि उस ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ लगाया और उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री आज तक नहीं दे पाए हैं। यह हो रहा है पत्रकारिता के नाम पर, यह हो रहा है जवाबदेही के नाम पर, और इससे बड़ी त्रासदी दोस्तों कुछ नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर सवाल उठाए जाएंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि सत्ता पक्ष हमारे खिलाफ किन धाराओं में केस करती रहेगी। हम उससे लड़ते रहेंगे और उनका जवाब देते रहेंगे, मगर जो हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, उस पर हम लगातार बने रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।